नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी महासागर में। काफ़ी समय के अंतराल के बाद में आज आप सभी के समक्ष एक बार पुनः हम अ, यूट्यूब की कक्षा लेकर के उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आप सभी को ये कक्षाएँ पसंद आएगी। तो अब से ये कक्षा है वो निरंतर आप सभी के समक्ष है वो चलती रहेगी। काफ़ी समय से कोई भी कक्षा है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रहे थे। इसका कोई ख़ास कारण नहीं था, लेकिन अपनी खुद की निजी व्यस्तता के चलते है वो हमने इस कार्य को कुछ समय के लिए स्किप कर दिया था। तो अब से आप सभी के समक्ष है वो नियमित कक्षाएँ है वो आती रहेगी। चाहे सप्ताह में 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे रोज़ाना 1 कक्षा आए, नियमित कक्षा है वो आती रहेगी। अब हम नई श्रृंखला जो शुरू करने जा रहे हैं, इसमें जो आरपीएससी के अब तक के जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं, आरपीएससी के जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं, उन सारे एग्ज़ामों में जो हिंदी विषय के जो प्रश्न पत्र हैं, उनको हम विथ एक्सप्लेनेशन आप सभी के समक्ष है वो प्रस्तुत करेंगे। तो आज है वो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षण जो 2015 में जो भर्ती आई थी, जिसका पेपर हुआ था 24 जुलाई 2016 को, उसके जो प्रश्न है वो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें 30-30 प्रश्नों के सेट के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र है वो हल करवाया जाएगा। इसके माध्यम से आप अपनी जो तैयारी है उसका भी आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा आगामी जो आगे आने वाली जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा है, उसके अलावा जो ग्रेड सेकंड परीक्षा है, उसके एक बेस पता चल सकता है कि किस हिसाब से आगे है वो प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के समक्ष है वो मैं आज की कक्षा है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो नए हैं तो अ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना है तो कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। इसमें जो पहला प्रश्न है, इसमें ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। यानी ये जो प्रश्न पूछा हुआ है, ये बिंब मिथक फैटेंसी इन टॉपिक्स से संबंधित प्रश्न है वो पूछा गया था। तो ये 2015 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित था, लेकिन 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें इन 3-4 टॉपिक को है वो हटा दिया था। तो ये वर्तमान में ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, लेकिन फिर भी जो 2015 का एग्जाम हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिंब का जो प्रवर्तक माना जाता है वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार फ्लिंट को है वो प्रवर्तक माना जाता है। फ्लिंट को है वो प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता है। यानी हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता है वो कौन माना जाता है। तो हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता मुक्तिबोध को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुक्तिबोध को माना जाता है। आप अपनी स्व विवेक से प्रश्नों के माध्यम से अपना स्व आकलन भी कर सकते हैं। तो मेरे प्रश्न के उत्तर बताने से पहले भी अपना अपना उत्तर है वो मन में गैस कर लीजिएगा। अगला तीसरा प्रश्न है, ये छंद से संबंधित प्रश्न है और छंद में इसमें कौन सा छंद है इस तरीके से हमें देखना है। तो प्रथम दृष्टया जो चारों विकल्प दिए हुए हैं, वंशस्थ, वसंत तिलका, मंदाक्रांता और मालिनी, तो ये जो चारों जो छंद है, ये चारों छंद है वर्णिक छंद है। और चारों छंदों की वर्ण की अगर बात करें तो इनमें हम देखें तो जो वसंत तिलका है इसमें 14 वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं और मंदाक्रांता जो है इसमें 17 वर्ण होते हैं और वंशस्थ जो है इसमें आपके 12 वर्ण होते हैं। वंशस्थ जो है उसमें 12 वर्ण होते हैं। तो ये इनके जो वर्णों की मात्राएं हों के आधार पर हम इन चारों को विभाजन कर सकते हैं। इसके बाद में हम जो ये पद दिया हुआ है इसमें वर्णों की वर्ण गिन लेते हैं। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो 14 जो वर्ण थे वो किस में थे?
वो थे वसंत तिलका में। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? यानी किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन है वो इसका माना है। तो उसके बारे में, ये काव्य प्रयोजन से संबंधित है वो एक प्रश्न पूछा है यहाँ पे, काव्य प्रयोजन से संबंधित। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भामह। क्या हो जाएगा? भामह इसका उत्तर हो जाएगा। ये काव्य प्रयोजन से संबंधित है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आचार्य जो भरत मुनि हुए थे उन्होंने भी ऐसी ही परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि धर्मम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमत नाट्यमेतद भविष्यति। ये आचार्य भरत मुनि ने इसके काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कहा था। उसी के बाद में भरत मुनि ने एक बात और कही थी कि दुखार्ता नाम शर्मार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विश्रांति जननम काले नाट्यमत भविष्यति। तो ये भी उन्होंने भरत मुनि ने है वो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कहा था। तो उसके अलावा जो मम्मट जी जो हुए थे उन्होंने अपने काव्य प्रकाश जो रचना है उसमें काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कहा था। ज़्यादा तो आप याद रखें या नहीं रखें, लेकिन इसका एक जो शॉर्ट फॉर्मूला हमने याद कर रखा था, उसमें व्यवहार विदे शिवेतर क्षतेय, व्यवहार विदे शिवेतर्य क्षतेय, इस तरीके से हमने वो याद कर रखा है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ है वो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में हम है वो ध्यान रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, ये है भट्ट नाइक जी के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसमें ये है कि भट्ट नाइक के अनुसार काव्यार्थ का रस रूप में भोग किस व्यापार द्वारा होता है? तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने है वो डिलीट कर दिया था। क्या किया था? डिलीट कर दिया था। तो डिलीट किस हिसाब से किया, लेकिन इसमें काव्य रस के रूप में भट्ट नाइक जी ने जो 3 व्यापार माने थे वो ये थे, भावकत्व, भोजकत्व और अभिधा। ये 3 है वो इन्होंने रस में 3 व्यापार है वो माने थे। तो उन्होंने जो अभिधा जो था उसका उन्होंने माना था कि अभिधा वाक्य में शब्दार्थ का ज्ञान करवाती है, और भावकत्व के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जैसे विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है एवं स्थायी भाव है, उनका जो साधारणीकरण होता है वो भावकत्व के माध्यम से होता है। और उसके बाद में भोजकत्व जो है तो इसका जैसे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इसके उत्कर्ष में इसका भोज यानी देखा जाता है। इस मत में यानी जो अभिधा वाक्यार्थ का की प्रतीति जो है भावकत्व से साधारणीकरण होते हैं तथा भोजकत्व से इसका भोग अर्थ भोग अच्छा अर्थात अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो ये चीज है वो ध्यान रखनी है। यानी अभिधा से तो वाक्यार्थ की प्रतीति होती है, वाक्य के अर्थ की प्रतीति होती है, जबकि भावकत्व जो है उसके द्वारा साधारणीकरण होता है तथा भोजकत्व जो है उसके द्वारा भोग अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने है वो डिलीट कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित है वो किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। 3 नंबर विकल्प है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, इस 7 नंबर में आपके कार्यालय जो पत्र है इसके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। ये आपके जो 9वीं से 12वीं की जो पुस्तक है, जो हिंदी व्याकरण के लिए प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें जो पीछे ये कार्यालय लेखन दिया हुआ है तो उनमें से एकदम सीधी पंक्ति उठा करके ये दी हुई है। तो इसमें इसका जो प्रश्न है, इसमें इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है, ये कथन किस पर लागू होता है? तो आप सभी ने गेस कर लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, अर्ध सरकारी पत्र में ये चीजें वो लागू होती है।
जैसे ये है उसी पुस्तक की एक पीडीएफ। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यान आकर्षण करता है, तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होता है तथा दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। जिसे वह पत्र लिखा जाता है जिसे वह पत्र लिखा जाता है उसके नाम या उपनाम के पूर्व प्रिय या प्रिय श्री संबोधन का प्रयोग होता है। तो ये व्यक्तिगत नाम से जब भेजते हैं तो उसके पहले प्रिय या प्रिय श्री संबोधन किया जा सकता है। पत्र के अंत में हितैषी, शुभ चिंतक या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में नाम लिखा होता है, किंतु नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं किया जाता। प्रेषित का नाम व पता सबसे नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं वो लगभग इसी में मिल जाती है हमें। अगला प्रश्न है 8 नंबर जो प्रश्न है इसमें शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों को सही क्रम किस विकल्प में है वो हमें बताना है। तो वो क्रम है वो हमें लगाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। कंठस्थ पहले आएगा, उसके बाद में कमल आएगा, उसके बाद में कलंक आएगा और उसके बाद में कलई आएगी। अगला वही शब्द है वो शब्दकोश से संबंधित प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही हमें विकल्प है वो बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर उत्तर विकल्प। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग, ये इनका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये प्रश्न संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न है। तो ये प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें पूछा क्या है। ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, यानी 3 तो है इसमें सही और 1 है वो गलत है। तो गलत जो है वो हमें छांटना है। तो जो सुरेश शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है सुर धन ईश, बिल्कुल सही है। रमेश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है रमाधन ईश। क्या होता है? रमाधन ईश। लेकिन इसमें तो रामधन ईश दिया हुआ है, जबकि उत्तर क्या होना चाहिए इसका, सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? रमाधन ईश। तो ये इसका गलत विच्छेद है। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2। और आगे देख लेते हैं इसमें महेश महाधन ईश, बिल्कुल सही है। नागेश नागधन ईश, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प है इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमें चारों विकल्पों का विश्लेषण करते हुए आगे अध्ययन है वो करना है। और आपको इसके बारे में ये लिखना है, कमेंट में ये लिखना है कि इन चारों में संधि कौन सी है, संधि कौन सी प्रयुक्त हुई है। तो उस संधि का नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है। फिर गलत का पूछा है, फिर है वो गलत का पूछा है। तो 3 सही है और 1 गलत है। तो उस हिसाब से हमें इसका उत्तर है वो देखना है। तो पहले विकल्प में दिया हुआ है कि सत्य धन शिव। तो इसका शब्द है वो आगे दिया है सतशिव। तो ये तो बिल्कुल सही है। सत्य शिव में क्या होता है कि सत्य धन शिव में जो जुड़ा है इसमें जैसे त या द के बाद में जब श आता है, श आता है तो त और दे का तो बन जाता है च और श जो होता है उसका बन जाता है छ। तो इस नियम के आधार पर ये जो शब्द है वो बन गया सतशिव। पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश, तो ये हो गया री और री के बाद में ऊ आ गया। तो री और ऊ का हो गया रू। तो ये आपके बिल्कुल ये भी सही है, पितृपदेश और सतशिव ये भी सही है। सत धन धर्म सद्धर्म ये भी सही है। अगला इसका जो उत्तर है वो विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। सत धन जो मार्ग है ये सदमार्ग नहीं होगा, सदमार्ग नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि त द के साथ में
त त या द के सामने जब म आता है तो त द का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। त द का यानी जो म के सामने जो आएगा उसके जो भी सामने आएगा उसका जो वर्ण का उसी वर्ग का पंचम वर्ण है वो बन जाएगा। तो इसमें जैसे त द आ रहा है तो त द का पंचम वर्ण न है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सन्मार्ग। क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। चलिए अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास नहीं है, इनमें से पूछना है कि द्वंद्व समास है वो कौन सा नहीं है इसमें। तो सीता राम, तो इसमें तो है सीता और राम। हानि लाभ, हानि और लाभ इसमें भी है। भाई बहन, भाई और बहन इसमें भी है। परशुराम, इसमें द्वंद्व समास है वो नहीं है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर ये द्विगु समास नहीं है, यानी ग्रेड फर्स्ट में नहीं का बोलबाला ज्यादा है, जैसा कि पिछले 2 एग्जाम में मैंने देखा भी है। तो इसमें नहीं का बोलबाला ज्यादा है, प्रश्न है वो बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक रूप में पूछे जाते हैं। तो इसमें द्विगु समास का पूछा है कि द्विगु समास इसमें कौन सा नहीं है। तो चौराहा, 4 राहों का समाहार, बिल्कुल है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, बिल्कुल है। सप्ताह, 7 अहनों का समाहार, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, चतुरानन। चतुरानन में आपके कौन सा है समास, बहुब्री समास है वो माना जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर विकल्प है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। वी उपसर्ग नहीं है, तो विकट में वी उपसर्ग है, विषम में वी उपसर्ग है, विदग्ध में भी वी उपसर्ग है, लेकिन विद्या में है वो वी उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्या। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी शुद्ध शब्द है वो हमें बताना है। तो त्योहार नहीं होता है, त्योहार नहीं होता है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो त्योहार होता है, त्योहार। पड़ोसी नहीं होता है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है पड़ोस, पड़ोस। और प्रतिनिधि नहीं होता है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो प्रतिनिधि, ये इसका शुद्ध है वो रूप होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। दंपति जो शब्द है वो एकदम शुद्ध है। कुछ जो साथी सदस्य जो होते हैं, लोग होते हैं, वो इसको दंपति इस तरीके से लिखते हैं जो बिल्कुल ही अशुद्ध है, एकदम पूर्णतः अशुद्ध शब्द है ये। दंपति शब्द है वो ये शुद्ध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। इंदा प्रत्यय नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, यानी गोविंदा है इसमें इंदा प्रत्यय नहीं है। परिंदा में इंदा प्रत्यय है, बाशिंदा में इंदा प्रत्यय है, शर्मिंदा में इंदा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। जठराग्नि होती है वो पेट की आग होती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। और बड़वाग्नि होती है वो समुद्र की आग होती है, समुद्र की जो आग होती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं। व्याकरण के प्रश्न अभी फिलहाल इसमें इतने ही है, और आगे प्रश्न जो है वो शुरू हो गए हैं आपके पाठ्य पुस्तकों के। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि अंतरा भाग 2 में संकलित यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है। दीप किसका प्रतीक है, तो दीप है वो व्यष्टि का प्रतीक है। किसका, व्यष्टि का। और व्यष्टि का मतलब होता है एक व्यक्ति विशेष, और समष्टि का मतलब होता है पूरा संसार। तो ये दीप है वो एक व्यष्टि का प्रतीक है, व्यक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता आरोह भाग 2 में संकलित आत्म परिचय शीर्षक कविता में हरिवंश राय बच्चन ने इस अपूर्ण संसार को किस तरह पूर्ण करना चाहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2।
स्वप्न संसार का निर्माण करके, यानी स्वप्न रूपी संसार जो वो अपने सपने में या अपने ख्वाब में जो देखता है, जिस तरीके का संसार, उस तरीके के संसार का निर्माण करके वो अपने अपूर्ण संसार को है वो पूर्ण करना चाहता है। 20वां जो प्रश्न है, जननी निर्खति बाल धनुहिया, अंतराभाग 2 में संकलित तुलसीदास के इस पद में जननी शब्द किसके लिए आया है, ये ध्यान रखना है। जननी शब्द है वो किसके लिए आया है, तो जननी शब्द क्या कौशल्या के लिए आया है, क्या यशोदा के लिए आया है, क्या देवकी के लिए आया है, या सुमित्रा के लिए आया है। तो आप सभी इस पाठ को पढ़ लिया होगा, सभी ने इस पाठ को पढ़ लिया होगा, तो इस पाठ का सार भी आपने समझ लिया होगा और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता चल गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, कौशल्या के लिए ये शब्द है वो जननी आया है। संवदिया कहानी की भाषा में किस प्रकार के शब्दों की बहुलता है। संवदिया एक ग्रामीण अंचल की भाषा मानी जाती है, तो इसमें जो शब्द है वो आंचलिक शब्दों की है वो ज्यादा बहुलता मानी जाती है। अंतरा भाग 2 में संकलित सुमिरन के मन के, जिसमें लघु कथा है बालक बच गया, उसमें बालक ने पुरस्कार में क्या मांगा है। तो इसमें पुरस्कार में बालक ने क्या मांगा है, बालक ने मांगा है लड्डू। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लड्डू। अंतरा भाग 2 में संकलित लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है। लघु कथा जो शेर है, इसमें शेर है वो किसका प्रतीक बताया गया है। तो शेर जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है, छदम तानाशाही और भ्रामक प्रचार का, छदम तानाशाही और भ्रामक प्रचार का। तो ये जो प्रतीक जो होते हैं, किसने क्या कहा, ये चीजें हैं वो पाठ के माध्यम से हमें याद करनी है। अंतराभाग 2 में संकलित जहां कोई वापसी नहीं रचना में आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा गया है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, औद्योगिकरण के कारण विस्थापित लोगों को। औद्योगिकरण के कारण विस्थापित लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। चलिए अगला 25वां प्रश्न है, वितान 2 में संकलित सिल्वर वेडिंग में किशनदा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे। जो किशनदा थे उन्होंने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे, तो उन्होंने 50 रुपए है वो उधार दिए थे। सिल्वर वेडिंग रचना की मूल संवेदना की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। सिल्वर वेडिंग रचना की मूल संवेदना की दृष्टि से कौन सा कथन है वो सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प, पीढ़ी अंतराल जन्य सामंजस्यहीनता। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। आरोह भाग 2 में संकलित नमक पाठ के आधार पर बताइए कि ये कथन किसका है। ये कथन है वो किसका है। तो मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, इस कथन के जो वक्ता है वो कस्टम अधिकारी माने जाता है और ये कस्टम अधिकारी सफिया से ये बात है वो कह रहे हैं। चलिए आगे है, बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आरोह 2 में संकलित बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बात की चूड़ी मर गई का भावार्थ क्या है। बात की चूड़ी मरने का भावार्थ क्या है। तो बात की चूड़ी मरने का भावार्थ इसमें इस प्रश्न के आधार पर दिया हुआ विकल्प है 1 नंबर, जो इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। बात अस्पष्ट और निष्प्रभावी हो जाना बात की चूड़ी मरना कहा गया है। अगला प्रश्न है, अतीत में दबे पांव रचना के आधार पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अद्वितीय सौंदर्य बोध का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। सौंदर्य बोध का जो श्रेय है वो किसे दिया जाना है, यानी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, यानी उस समय का जो समाज है ना उसको इस चीज का श्रेय है वो दिया जाना चाहिए।
अगला 30 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है। अंतराल में संकलित विश्वकोश की माटी रचना में गर्मी का फल और तरकारी किससे कहा गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गर्मी का फल और तरकारी किसको कहा गया है? कटहल को कहा गया है। ये अंतराल में संकलित विश्वकोश की माटी पाठ से लिया गया है और इसमें गर्मी का फल है वो तरकारी, गर्मी का फल और तरकारी है वो कटहल को कहा गया है। तो आज का जो अपना आज की जो अपनी क्लास है वो हम यही समाप्त करते हैं। इसमें आज हमने 30 प्रश्न है वो सम्मिलित किए हैं। ज़्यादा प्रश्न लेने का मतलब यह है कि कक्षा को उदासीनता की ओर ले जाना। 30 प्रश्न बहुत होते हैं, इसमें आप अपना स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं और आगे आने वाली जो कक्षा है उसके लिए भी एक उत्सुकता बनी रहती है। तो 30 प्रश्नों में इसको आप मूल्यांकन के आधार पर ले सकते हैं और कितने सही होते हैं ये भी आप अपने कमेंट में साझा जरूर कर सकते हैं। और कक्षा कैसी लगी आप इसका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्या सुधार अपेक्षित है वो भी आप बताएं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा से जुड़े रहने के लिए, अंत तक जुड़े रहने के लिए, कक्षा से नियमित जुड़े रहने के लिए और जुड़े रहें। अपनी कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।